इतिहास में, देश के इतिहास में लोकतंत्र के लिए काला दिन था, ब्लैक सैटरडे। जिस तरह से महाराष्ट्र के राजभवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया, वो एक्सीडेंटल शपथ ग्रहण था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते और महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं, ये पहली बार देश में हुआ। एक राज्य का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है और राज्य की जनता को पता नहीं, जनता सोई है, जनता को कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। अचानक जनता जागती है तो उनको पता चलता है कि किसी ने शपथ ली है। इस प्रकार का काम जो होता है हमारे यहां पिक पॉकेटिंग वाले लोग करते हैं, पीछे से आकर पॉकेट मार देते हैं। ऐसा ही कल लोकतंत्र में हुआ है। राष्ट्रपति भवन और राजभवन का इतना दुरुपयोग देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 5 बजे राष्ट्रपति भवन से आदेश आता है और महाराष्ट्र का राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है। इतनी क्या जल्दी थी? शिवसेना को 24 घंटे भी नहीं देते हैं, एनसीपी को 24 घंटे भी नहीं मिल जाते हैं, लेकिन एक फर्जी डॉक्यूमेंट अजित पवार लेके जाता है राजभवन में, फर्जी डॉक्यूमेंट, और उसको सही मानकर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान आदरणीय भगवान जी कोश्यारी जी वो फर्जी डॉक्यूमेंट को सही मानकर उनको शपथ ग्रहण करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। ये मौका शिवसेना को क्यों नहीं मिला? ये मौका एनसीपी को क्यों नहीं मिला? आज हम तीनों पार्टी की तरफ से राज्यपाल जी को सत्ता बनाने का दावा हम पेश करने वाले थे। उससे पहले जिस प्रकार से दांव पे षड्यंत्र रचा है बीजेपी ने, वो काला दिन है। अब बीजेपी को यह अधिकार नहीं कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को काला दिन कहे, लोकतंत्र की हत्या कहे। उससे भी घृणास्पद कार्य महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कल हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आप कुछ भी करें, हमारे पास बहुमत है। अगर राज्यपाल आज भी कहे 10 मिनट में, तो बहुमत का आंकड़ा लेकर विधायकों के साथ राज्यपाल जी के सामने हम बहुमत का परेड कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। सर, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है, लोग ये कह रहे हैं कि बिना शरद पवार की मर्जी के अजित पवार ये नहीं कर सकते। ये गलत है, कितना भरोसा है? ये गलत है, ये भ्रम बीजेपी के लोग फैला रहे हैं। सर, कांग्रेस झूठ बोलने में उनका हाथ कोई पकड़ेगा नहीं। सबसे पहले वो शिवसेना से झूठ बोले हैं। चुनाव से पहले जो वादे और वायदे किए थे वो आप मानने को तैयार नहीं। पहला झूठ। दूसरा झूठ, हमारे पास बहुमत नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे और हम तोड़ फोड़ कर सरकार नहीं बनाएंगे, ये दूसरा झूठ। और तीसरा झूठ जो आपने बताया कि पवार साहब के सहमति से अजित पवार ने बगावत की, ये तीसरा झूठ। और चौथा झूठ जो है वो जब बहुमत सिद्ध करने जाएंगे तब उनका नकाब होता है। 165 का है तो उसमें से एनसीपी का कितना है? 49। एंड इंडिपेंडेंस वो आपको क्या, वो विधानसभा में सर अगर बता पाए, क्योंकि वी आर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ टैली मैंने टैली हम करेंगे ना, टैली करने की जिम्मेदारी मीडिया की नहीं है। सर, बीजेपी की तरफ से आपको धमकी मिल रही है, अभी आपने जो आज तक ऐसा कुछ बयान दिया? देखिए, विधायकों को मिल रही है, सब पार्टियों को। हमको तो खुलेआम धमकी वो चैनल पे दे रहे हैं उनके मंत्री और जो उनके नेता है ना, चैनल पे मेरे नाम से मुझे धमकियां दे रहे हैं। सर, फोन पे? हाँ, अरे संजय राउत डरने वाला नहीं है, कुछ नहीं। हम डरने वाले, हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का हम डरने वाले नहीं है। हम आपको डरा कर भगा देंगे और उनकी अंत की शुरुआत अब हो गई। अब देख लीजिए, ये उनका आखिरी खेल है, ये फंस जाएगा। अपने खेल में बीजेपी फंस गई। सर, अजित पवार पर क्या कार्रवाई हो, शिवसेना कोई मांग कर रखेगी अपनी? कोई कार्रवाई नहीं। अजित पवार कोई बड़े नेता नहीं है, बीजेपी का एक भ्रम था। उनको लगा अजित पवार जी 40-50 एमएलए लेकर छूटकर आ जाएंगे और हम सरकार बनाएंगे। अजित पवार ने उनको विधायकों को फंसाया,
और अजित पवार को बीजेपी ने फंसाया। ऐसी एक झूठ की मालिका यहाँ हम सर विधायकों को फंसाया, इसलिए कोई कार्रवाई की मांग शिवसेना करेगी? नहीं, उनके सब जो विधायक झूठ बोलकर राजभवन लेके गए थे वो वापस पवार साहब के पास आ गए। मैंने कहा कि पवार साहब के बारे में महाराष्ट्र में एक आदर है, रिस्पेक्ट है, श्रद्धा है, हमेशा रहेगी, हम भी उनको मानते हैं। अजित पवार ने अपनी जिंदगी का सबसे गलत काम किया है, जो इस उम्र में पवार साहब के पीठ में खंजर बचा है। आज हमने शिवसेना के संजय राउत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और अंत में उन्होंने कहा, कितने भी घिनौने शब्दों में मेरे सवालों का जवाब दे तो भी मुझे चिंता नहीं। ये शुरुआत में ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं, बिलो दी बेल्ट और घिनौनी भाषा का प्रयोग करना ये हमारी संस्कृति नहीं है और वो करने के लिए मैं कोई संजय राउत नहीं हूं। और इसके लिए प्रथा परंपरा जो महाराष्ट्र की है उसी प्रकार से बात हम यहां पर करेंगे। मैं शुरुआत में ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी के नेतृत्व में जिन्होंने शपथ ली है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आए वो आए, लेकिन 30 नवंबर को माननीय राज्यपाल महोदय ने जो हमको विश्वासदर्शक ठराव यानी कॉन्फिडेंस मोशन को सामने जाने के लिए कहा है, उसमें 170 से भी ज्यादा विधायकों के समर्थन से ये सरकार पूर्ण रूप से 5 साल देवेंद्र जी और अजित पवार के नेतृत्व में काम करेगी। ये स्थायी सरकार बनने वाली है और इसके लिए हमें बताने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि आपने आज क्या स्टैंडर्ड तय किया। मैं और एक बार के लिए संजय राउत जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, खुले दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज अपनी पार्टी की भूमिका रखते समय उन्होंने आज ये मान लिया, काला दिन और भयानक दिन ये भारत के इतिहास में अगर उसका कोई स्टैंडर्ड या मानक होगा तो वो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी वो दिन है, वो आज उन्होंने मान्य कर लिया। भले हमारी आलोचना करते समय उन्होंने ये कहा कि उससे भी भयानक कृत्य आज या कल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसके कारण हुआ। ये कहते समय संजय राउत जी ने, इंदिरा गांधी जी ने लगाए हुए इमरजेंसी की आलोचना की और वो काला दिन बताया, उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। हम तो ये मानते ही थे कि ये काला दिन था, लेकिन शिवसेना की पहले की भूमिका सत्ता के लिए कैसी बदल सकती है उसका परिचय ये आज संजय राउत जी ने किया है। मैं उनको पूछना चाहूंगा, कल शायद भारत के संसद में एनआरसी का प्रस्ताव आने वाला है, नागरिकता संशोधन विधेयक आएगा और उसमें मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या पूरे देश में जो अन्य देशों से, विशेष रूप से बांग्लादेश हो या पड़ोसी अन्य देशों से जो बांग्लादेशी अन्य नागरिक छुपकर मुंबई या महाराष्ट्र में या देश में रहते हैं, उनको शायद निकाल बाहर करने के लिए विधेयक काम में आने वाला है। अपनी पूरी जिंदगी में बांग्लादेशी नागरिकों को या अन्य देश से आए हुए नागरिकों को इस देश से बाहर करने की भूमिका आदरणीय स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने रखी थी। शिवसेना कल इसके ऊपर क्या भूमिका लेने वाली है वो स्पष्ट करेगी। कांग्रेस तो एनआरसी बिल का विरोध करने वाली है,
क्या शिवसेना भी सत्ता के लालसा में कांग्रेस के साथ इसका विरोध करेगी क्या? इस बात को ये स्पष्ट करेगी। सरकार का विषय तो लंबा रहा, लेकिन महाविकास आघाड़ी बनने के पहले ही जो अप्रत्यक्ष रूप से इंदिरा गांधी जी के ऊपर आलोचना करते हैं, वो महाविकास आघाड़ी क्या चला सकते हैं, ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आज आलोचना करते समय संजय राउत जी ने यह भी कहा कि अंधेरे में सरकार बनी, महाराष्ट्र को समझ में ही नहीं आया। शायद उनका दिन ये बहुत देरी से शुरू होता होगा, क्योंकि रात में जो निषिद्ध कार्य है वो करते होंगे। हम लोग तो सुबह की 6 बजे की प्रातः शाखा में जाने वाले स्वयंसेवक हैं। हमारा दिन तो शुरुआत बहुत पहले होता है, और जिस समय पर सरकार के शपथ ग्रहण का निर्णय और कार्यक्रम हुआ, उसको हम राम प्रहर समझते हैं। जो राम को भूल गए, वो राम प्रहर को क्या ध्यान में रखेंगे? अयोध्या जाने का कार्यक्रम जिन्होंने सत्ता के कारण घोषित किया हुआ कार्यक्रम सत्ता के कारण ठुकरा दिया, वो लोग राम को, भगवान राम को भूल गए। वो लोग राम प्रहार को अच्छा समय कैसे मान सकते हैं? और इसके लिए हमको इसके बारे में वो नसीहत न दे, उतना ही ठीक है। After going through all the arguments and the order passed by the Honorable Supreme Court, we believe that one thing has come up very clean and clearly, that Congress, NCP and Shiv Sena's demand has been not accepted by the Honorable Supreme Court. Rather, Shiv Sena, Congress and NCP have fall flat on their face. Time and again before the Supreme Court, Sibbal ji, Singhvi ji and all the leading lawyers of Shiv Sena, Congress and NCP was pleading to the Honorable Supreme Court that immediate now, today, the floor test of this government needs to be taken immediately. After seeing the proceeding and the order, it has been widely established that Supreme Court has not come to that conclusion, and therefore their request to have the floor test immediately or today has been rejected by the Supreme Court. That is our impression. At the same time, we were making an argument from yesterday that the appointment of the Ajit Pawar as the leader of the NCP Assembly Party is valid. Today even NCP's lawyer has tried to argue about the same before the Supreme Court from way and a different way. But looks like Supreme Court has also not given any relief, nor has accepted their new appointment as the leader by way of Jayant Patil ji, and also not rejected the appointment accepted by the Governor's office of Ajit Pawar as the leader of the NCP in Assembly has been accepted, and that is why we make a submission that today also Ajit Pawar is the leader of the NCP party in the Assembly. We feel even the whip issue by Ajit Pawar ji is valid, and all NCP MLAs has to follow the same. We have seen from last so many days that particularly Shiv Sena, Congress and NCP is making all efforts to malign and defame all the constitutional entity, posts and offices of this country and the state, especially be it a governor's house or be it a president's office, by passing a derogatory or uncalled for remarks. NCP, Congress and Shiv Sena is in a way trying to defame these constitutional offices. We condemn the same.
At one stage, they are trying to talk about the democracy and democratic values. Also, they are trying to make it a point that emergency was a black day, and at the same time acting contrary by putting their elected MLAs in the place where they are not allowed to come out, itself proves that they are talking something different and behaving differently. We are making it again clear that whenever the floor test will be done, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar government will successfully pass that test and will serve the entire state of Maharashtra for remaining 5 years in the interest of the Maharashtra.